नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर बच्चा आप सभी से अपने चैनल पर जुड़ गए हूँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ बच्चा आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज के बच्चे जो हमारा टॉपिक है क्या है, संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, जिसको हम कहते हैं फेडरल सिस्टम। ये फेडरल सिस्टम है क्या, इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। ठीक है, चलिए बच्चा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, पिछले लेक्चर में इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट दे, और उम्मीद करता हूँ आगे इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट सब कुछ बनाए रखेंगे। ठीक है, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना यह है कि बच्चा संदीप क्लासेस में मेरे ऑफलाइन बैचेस रनिंग हो चुके हैं और 8 अप्रैल से मॉडर्न हिस्ट्री वहां पर स्टार्ट हो रही है। प्रातः सुबह 6 बजे यानी मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से लेकर 7:15 तक पहला लेक्चर है। क्या पढ़ाया जाएगा वहां पे? मॉडर्न हिस्ट्री यानी मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको संदीप क्लासेस में सारे सब्जेक्ट की इंडिविजुअल कोचिंग क्लासेस मिल सकती हैं। और एक बार संदीप सर से मैथ जरूर पढ़ना, संदीप सर से एक बार मैथ जरूर पढ़ना। उसके बाद मुझे जानकारी देने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही पढ़ेंगे उसके बाद आपको जीवन में उनसे अच्छा कोई टीचर नहीं मिलने। बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से मैथ पढ़ाते हैं, एक बार जरूर पढ़ें। ठीक है, एक बार संदीप सर से मैथ जरूर पढ़ें। ठीक है, तो चलिए, जिन जिन बच्चों को ज्वाइन करना है बैच, एक बार डेमो जरूर लें। पहले आप डेमो लें, 2 से 3 दिन आप आराम से फ्री में पढ़ें, डेमो लें, फर्क देखें, उसके बाद आप क्लास की फीस पे करें। ठीक है, कहां पर? संदीप क्लासेस, नियर राजाराम हॉस्पिटल, अवध चौराहा, आलमबाग, लखनऊ। ठीक है, ये आपके लिए जानकारी। चलिए बच्चा, अब हम आज अपना टॉपिक करेंगे संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था मतलब क्या है? यानी फेडरल सिस्टम। पहले बच्चे जाने फेडरल सिस्टम, व्हाट इज फेडरल सिस्टम, यानी संघीय व्यवस्था है क्या। तो देखो बच्चा, कोई भी देश हो, दुनिया का कोई भी देश हो, वहां पर जो सरकार होगी या तो एकल होगी या तो संघीय होगी, या तो फेडरल होगी या तो एकल होगी। अब एकल का सरकार का मतलब क्या क्या होगी? जो सरकारें होंगी दो टाइप से होंगी, या तो संघीय होंगी या तो कैसी होंगी? एकल हो जाएंगी। ठीक है, या तो कैसी होंगी? एकल होंगी। तो एकल का मतलब तो तुम्हें समझ में आ गया, सिर्फ एक इंसान सॉरी, यानी सारी शक्तियों का एक इंसान के पास पावर होना क्या कहलाता है? एकल। जैसे क्या हो गए? चीन, स्पेन, ठीक है, जापान, ये सब कैसे हैं? एकल है कि नहीं है? एकल है कि नहीं है? यार बताओ, चीन में एक इंसान का तो सब कुछ है, ब्रिटेन हो गया तुम्हारा, फ्रांस हो गया, इन पर सब एक ही इंसान तो कार्य कर रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ सारी शक्तियों का किसके पास है? एक ही है। तुम चीन का ले लो, चीन के बारे में जानते ही हो, नहीं किसी के बारे में जानते हो, ब्रिटेन के बारे में तो जानते हो। यानी सारी शक्तियों का प्रमुख एक इंसान हो, वो क्या होगा? एकल हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है? संघीय का मतलब क्या है? सीधी सी भाषा में समझ लो, जहां पर एक से ज्यादा शक्ति हो, शक्तियों का विभाजन ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? शक्तियों का विभाजन, यही क्या कहलाता है बच्चा? फेडरल, यानी संघीय व्यवस्था। और इसको हम कैसे समझ सकते हैं? भारत में देखो, केंद्र है, उसके बाद प्रांत है कि नहीं है, यानी यहाँ पे पावर का सप्रेशन हुआ, शक्तियों का बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ। तो यानी भारत कैसा देश है? संघीय फेडरल, यानी संघीय सरकार का सिस्टम है कि नहीं है, संघीय देश है कि नहीं है। तो ठीक है, यानी भारत में फेडरल सिस्टम लागू होता है कि नहीं होता? क्योंकि आपको यहाँ पे केंद्र भी है, प्रांत भी है। केंद्र को तो केंद्र कहेंगे, लेकिन प्रांत को हम क्षेत्रीय सरकार के रूप में भी कह सकते हैं, क्षेत्रीय सरकार के रूप में। ठीक है, क्षेत्रीय सरकार। ठीक है, क्या कहेंगे? क्षेत्रीय सरकार। तो इसका मतलब समझ में आया कि शक्तियों का विभाजन ही क्या कहलाता है? फेडरल सिस्टम कहलाता है। अब देखो, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो इन सब के बारे में हम जानते हैं। तो देखो बच्चा, इसकी जो शुरुआत और ओरिजिन है, उन सब के बारे में जानते हैं। तो देखो बच्चा, अमेरिका क्या है? शक्तियों का विभाजन में है कि नहीं है? कनाडा है कि नहीं? इन सब के बारे में जानते हैं। तो बच्चा, हमें बात करनी संघीय व्यवस्था है। किसके बारे में? संघीय व्यवस्था के बारे में। तो देखो, संघीय व्यवस्था बच्चा, इसको हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं। एक भाग क्या कह देंगे? एक भाग कर देंगे एकीकरण, और एक भाग हमने दे दिया विभेदितकरण। ठीक, विभेदितकरण। ये विभेदितकरण क्या है और एकीकरण क्या है? तो देखो बच्चा, सीधी सी भाषा है कि जब कई सारे छोटे छोटे राज्य आपस में मिलकर एक ऐसी सत्ता का यूनाइट करें
जहां से पूरे देश के उन राज्यों को निरीक्षण किया जा सके, वो क्या कराता है, एकीकरण। जैसे कि अमेरिका में सबको पता है 50 स्टेट हैं, अब तो एक और हो गया, 51 हो गया, लेकिन हम 50 को लेकर ही चलते तो आसानी समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो 50 हैं, 50 स्टेटों ने, राज्यों ने क्या किया, एक ऐसी सत्ता का यूनाइट कर दिया ताकि पूरे देश का निरीक्षण कर सके। तो यहां पर केंद्र भी हो गया और प्रांत भी हो गया, क्योंकि ऑलरेडी 50 हैं और इसकी पावर कहीं ना कहीं इनको दे दी गई। इनको क्यों दे दी गई, इनकी अपना पावर है, लेकिन साथ ही साथ पूरे विश्व स्तर पर ये पावर दिखा रहे हैं, ठीक, केंद्र। यानी ये जो छोटे छोटे राज्य थे, इन्होंने क्या किया, एक ऐसी सत्ता का यूनाइट कर लिया, एक ऐसी सत्ता का संगठन बना लिया जो पूरे विश्व स्तर पर इनका क्या करेगी, देखरेख करेगी। अब इनकी देखरेख मतलब किस आधार पे, देखो, तो ये कब किए होंगे यूनिट। एक बात बताओ, तुम कभी अपने संगठन को कब बढ़ाओगे, जब कहीं ना कहीं तुम कमजोर हो रहे होगे या तो तुम अपना विकास कर रहे होगे। तो इन्होंने क्या किया, ये इस समय क्या थे, ये आर्थिक रूप से परेशान थे, छोटे छोटे जो राज्य थे, आर्थिक और सैन्य रूप से ये परेशान थे। तो इन्होंने क्या कहा कि हम जितने भी लोग हैं, चलो आपस में मिल जाते हैं और इन सारी समस्याओं का क्या करते हैं, समाधान। आर्थिक रूप से कम हो, जो परेशान थे वो भी समस्या का समाधान हो जाएगा, और जो सैन्य रूप से परेशान थे वो भी समस्या। भाई किसी राज्य में पैसा है तो सैनिक व्यवस्था कम है, किसी देश में सैनिक व्यवस्था बढ़िया है, यहाँ पर राज्यों में तो आर्थिक व्यवस्था कम है। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, आपस में यूनाइट हो गए और एक केंद्र का, सशक्त केंद्र की स्थापना कर ली। तो यह क्या हुआ, क्या होगा, एकीकरण। हमने इसको ये कहां से लिए समझा, अमेरिका से समझा। कहां से समझा, अमेरिका से समझा। तो अमेरिका समझ में आया। अब ये देखो विभेदीकरण क्या, तो विभेदीकरण हम चले जाते हैं कनाडा, यही बगल में अमेरिका कनाडा है, ठीक है। अमेरिका, उत्तर अमेरिका में कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये सारी चीजें चल रही हैं। अब कनाडा चलेगी। कनाडा बच्चा जो था एक बहुत बड़ा देश था, एक बहुत बड़ा राज्यों का संघ था, ठीक है। और इसने क्या किया, छोटे छोटे उसमें तोड़ के कितने बना दिए, 10 राज्य बना दिए, ठीक है। 10 राज्य, मूलतः इसमें 4 थे, लेकिन तुम्हें मूलतः उल्टा कुछ नहीं पढ़ना, बस ये जानो जब टूटा तो 10 राज्यों में बट गया, ठीक है। तो कनाडा में 10 राज्य हो गए। तो इसमें कितने थे, 50 थे, तो इन्होंने यूनाइट हो गए एक पावर बनाने के लिए, और ये पहले से इतना बड़े थे कि इनको तोड़ना पड़ा अपने आप को, तो 10 में बट गए। यानी तो हमने देखा, या तो एकीकरण तरीका हो सकता संघी का, या तो विभेदीकरण हो सका। दोनों समझ में आए, उम्मीद करता हूं समझ में आए। यानी कनाडा जो था बहुत बड़ा संघ राज्य था, इसने इतना बड़ा था कि सही तरीके सबको नहीं चल, पर तो इसने 10 भागों में अपने आप को तोड़ दिया, और ये 50 भागों में तोड़े थे, फिर भी नहीं चल पा रहे सही तरीके से। तो इन्होंने अपने आप को जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, ऐसा नहीं कि अपना अस्तित्व खो दिया, लेकिन अपनी सारी सुरक्षाओं के लिए, आर्थिक और सैन्य सुरक्षा के लिए इन्होंने एक अपने सशक्त केंद्र की स्थापना कर ली, और इन्होंने एक अपने विकास के लिए क्या, सशक्त प्रांत की स्थापना कर ली। सशक्त मतलब प्रांत की स्थापना कर ली। तो दोनों में समझ में, या तो एकीकरण द्वारा संघीय व्यवस्था हो सकती, या तो विभेदीकरण द्वारा हो सकती। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आई। अगर समझ में आई तो चलो आगे देखते हैं। अब आगे क्या देखते हैं, हमने समझ ही गए। यानी जब हमें फेडरल का मतलब, सीधी सी बात है, संघीय व्यवस्था जो है, संघीय व्यवस्था क्या है बच्चा, इसका सीधा मतलब हमें एक चीज यही समझ लें, शक्तियों का विभाजन ही क्या कहलाता है, फेडरल सिस्टम कहलाता है। ये चीज समझ में, ये चीज समझ में। तो देखो अमेरिका जो था बच्चा, कब था, 1787 में पहला संघीय देश बना, संघीय देश बना। कौन बना, पहला संघीय देश कौन बना, 1787 में कौन बना बच्चा, 1787 में अमेरिका बना, ठीक, अमेरिका। और उसके बाद लगभग 90 सालों बाद 1867 के आसपास कौन बन गया, कनाडा बन गया। तो ये सोचो सबसे प्राचीनतम कौन था, सबसे प्राचीनतम अमेरिका था, ठीक है। उसके बाद कनाडा, ऐसे कई सारे बनते रहे, ठीक है। संघीय का मतलब समझ में गया। अच्छा, एकल का मतलब समझ में आ रहा है। एकल का मतलब वही जहां सारी चीजों को प्रमुख एक हो बच्चा, जैसे चीन है, ठीक है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये सब क्या है, सारी चीजों का, ठीक है, एक है, जहां पे ये एकल है। और संघीय मतलब बच्चा अमेरिका है, कनाडा है, ठीक है, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत हो गया, ये सब चीजें हैं। तो हमने तो ये सब चीजें जान ली। अब हमें जानना भारत के उपलक्ष्य में। तो भारत के उपलक्ष्य में हम जानेंगे, तो भारत के उपलक्ष्य में हम जानेंगे, जैसे देखो बच्चा, भारत के उपलक्ष्य में जो संघीय, जो भारत में फेडरल सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भारत में जो संविधान विधाता थे, उनको लगा भारत में संविधान की में फेडरल सिस्टम होना चाहिए, और इसलिए उन्होंने क्या किया, भारत में फेडरल सिस्टम की स्थापना की। और इसमें क्या बताया, यहाँ पर एक केंद्र होगा भारत में, ये भारत की तुलना में हम देख रहे हैं, भारत की तुलना में, ठीक है, भारत में क्या होगा बच्चा, एक केंद्र होगा, और एक क्या होगा, प्रांत होगा, जिसको हम क्षेत्रीय सरकार भी कह सकते हैं,
क्षेत्रीय सरकार, ठीक है, क्षेत्रीय सरकार से कर सकते हैं। और इन दोनों में शक्तियों को विभाजन कर दिया गया और यही क्या कहलाए, संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम कहलाए यानी शक्तियों का विभाजन, फिर से बता दें शक्तियों का विभाजन ही फेडरल सिस्टम कहलाता, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चा, उसके बाद और चीजें देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि जो शक्तियों का विभाजन हो गया, ठीक है, यह हमें समझ में आया। लेकिन अगर कुछ और चीजें इसमें गौर करें तो बाद में 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जुड़ा, ग्राम पंचायत जुड़ी, 74वें द्वारा क्या जुड़ा, नगर पालिकाएं जुड़ी। तो ये चीजें समझ में आ रही, कुछ चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, समझ में आ ही नहीं। तो चलिए बच्चा, इसकी हमें कुछ अच्छाइयां देखनी, जो संघीय व्यवस्था इसकी कुछ अच्छाइयां हैं और कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में जानते हैं आगे एक चार्ट के माध्यम से, ठीक है। चलिए एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। चलिए चार्ट, संघीय व्यवस्था है, इसकी विशेषताएं क्या, यानी जो संघीय व्यवस्था है इसकी विशेषताएं क्या। देखो बच्चा, इसकी विशेषताएं में देखें तो पहली चीज हमें क्या दिख रही, द्वैध पद्धति। ये द्वैध पद्धति क्या है, तो बच्चा देखो केंद्र और प्रांत में क्या है, केंद्र और प्रांत है, तो यहाँ पर क्या हो गई, द्वैध पद्धति। अच्छा, केंद्र और प्रांत का मतलब क्या है, केंद्र का अपना कार्य होगा और प्रांत का अलग अपना कार्य होगा, ठीक है। जैसे केंद्र में क्या होगा, रक्षा के मंत्रालय के लिए, ठीक है, या विदेश मंत्रालय के, इन सब चीजों, कम्युनिकेशन यानी संचार मंत्रालय के लिए कार्य करना। उसी तरह प्रांत में क्या होगा, कृषि के लिए कार्य करना, स्वास्थ्य के लिए कार्य करना, शिक्षा के लिए कार्य करना, ये सब चीजें किसकी जिम्मेदारी हो जाएंगी, प्रांत के लिए। तो इससे क्या होगा, लोगों को सही तरीके से विकास हो पाएगा। यानी द्वैध पद्धति का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, आम जनता को क्या हुआ, ये सारे फायदे हुए, ठीक है। कि केंद्र अगर करेगा तो रक्षा के लिए कार्य कर सकता है, विदेश के लिए कर सकता है, संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए कार्य करेगा। वहीं पर प्रांत क्या होगा, सिंचाई के लिए कार्य करेगा, स्वास्थ्य के लिए कार्य करेगा, शिक्षा के लिए कार्य करेगा। तो द्वैध पद्धति, ये पहली इसकी विशेषता है। दूसरी बात क्या है, लिखित संविधान है। लिखित संविधान का मतलब यह है बच्चा, आप सभी को पता है जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ 395 अनुच्छेद, 22 भाग और कितनी 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। और उसके बाद 450 हो गए अनुच्छेद, कितने भाग 24 हो गए, और कितनी अनुसूचियां हो गई 12 हो गई। ये सब चीजें तो अपडेट होती रहती, इनको आपको रखना है। लेकिन जो लिखित संविधान है, इन सब चीजों में काफी कुछ बताया गया। प्रत्येक अनुच्छेद में, प्रत्येक भाग में, प्रत्येक अनुसूचियों में कुछ ना कुछ राज्य और क्या केंद्र के बारे में बताया गया है। तो इसका मतलब क्या, दूसरी जो शक्ति हमें मिली, यानी जो हमें दूसरा विशेषता मिली, क्या मिला, लिखित संविधान मिला। और उसके बाद तीसरा क्या मिला बच्चा, शक्तियों का विभाजन, यानी सेपरेशन ऑफ पावर। शक्तियों का विभाजन का मतलब है कि भारत में बच्चा 3 बंटवारे हुए, एक क्या हुआ, संघ सूची हुई, एक क्या हुई, संघ सूची हुई, दूसरी क्या हुई, राज्य सूची हुई, दूसरी क्या हो गई, राज्य सूची हो गई, और तीसरी क्या हो गई बच्चा, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची। देखो इनमें क्या हुआ, कि क्या हुआ बच्चा, प्रारंभ में इसमें 97 थे, अब कितने 100 विषय हैं। इसमें कितने थे, ठीक है, इसमें 66 थे, अब कितने हैं, 61 हो गए, ठीक है। सॉरी, इसमें 66 थे, अब कितने, 61 हो गए। और इसमें कितने थे, 47 थे, अब कितने हो गए, 52 हो गए, ठीक है। तो ये तो समय समय बदलते रहे, ठीक है, वो चीजें तो अलग हैं। लेकिन इस शक्तियों का विभाजन हो गया, तो इसका मतलब यही है कि लिखित संविधान हो गया। तो जो संघ और केंद्र में, यानी केंद्र और राज्य में जो विभेद उत्पन्न होने थे, उनका अंत होगा, क्योंकि लिखित है। यानी सबको पता है कि केंद्र के लिए क्या कार्य है, राज्य के लिए क्या कार्य, तो लिखित संविधान से ये बेनिफिट हुआ। अब शक्तियों का विभाजन होने तो अपने अपने सब लोग कार्य करेंगे, सबकी शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, तो ये भी विशेषता है, ठीक है, संघ की। और तीसरी बात क्या होती है, संविधान की सर्वोच्चता। यानी इसमें क्या बताया गया कि संविधान की सर्वोच्चता का मतलब यही है कि चाहे जितना हो जाए, चाहे जितना हो जाए, लेकिन कोई प्रांत अपने लिए क्या संविधान नहीं बना सकता, और पूरे देश में एक ही संविधान होगा, एक ही संविधान होगा। और संविधान में जो लिखा है, संविधान में जो लिखा है वही क्या होगा, सर्वोच्च मान्य होगा। यानी संविधान की सर्वोच्चता बताइए, कोई भी प्रांत अपने लिए संविधान नहीं बना सकता है।
जो भी संविधान में लिखा है वही मान्य होगा, चाहे स्टेट हो चाहे केंद्र हो। संविधान की सर्वोच्चता बताई गई, यानी संविधान की सर्वोच्चता समझिए। उसके बाद कठोर संविधान का मतलब ये है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी संविधान को यह शक्ति है कि जब भी कोई चीजें सही तरीके से कार्य नहीं करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा, यानी नेशनल इमरजेंसी। यानी मान लो केंद्र सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है, कोई राज्य सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, अगर राज्य नहीं कर रहा तो वहां पे स्टेट इमरजेंसी लग जाएगी, अगर केंद्र नहीं कर रहा तो राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी लगेगी। तो इस तरह कठोर संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन किसको पावर देता है, राष्ट्रपति को पावर देता है। तो इस तरीके से कठोर संविधान की व्यवस्था की गई। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण है स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी फ्री और फ्री न्यायपालिका, जुडिशरी। इसका मतलब क्या है बच्चा, कि चाहे जितना सब कुछ हो जाए, सबसे ऊपर बैठे हैं तुम्हारे पप्पा, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट बैठा है कि चाहे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लफड़ा कर लो, चाहे हाई कोर्ट में कर लो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कर लो, चाहे हाई कोर्ट कर लो, लेकिन उसके ऊपर बैठा कौन है, सुप्रीम कोर्ट। सबसे चीजें यानी पूरे देशों का चाहे जितना बड़ा मैटर हो जाए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वही मान्य हो, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, ठीक है। इसके लिए क्या स्वतंत्र न्यायपालिका। और उसके बाद अंतिम में आता है द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था में बताओ इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, एक हो गया RS और एक हो गया LS, RS 80 LS 81, ठीक है, ये आर्टिकल है। तो बताओ द्विसदनीय व्यवस्था में क्या होगा, जो RS है यानी राज्यसभा है बच्चा, और जो LS है बच्चा, ये क्या है, ये क्या है, इनसे फायदा क्या है, इनसे फायदा यही है कि मान लो कोई बिल ऐसा है जो देश के हित में या राज्य के हित में कार्य नहीं कर रहा, तो एक जगह से जबरदस्ती पास हो गया, लेकिन दूसरी जगह से आसानी से पास नहीं हो सकता। इसलिए द्विसदनीय व्यवस्था क्या है, जो कार्य देश के हित के लिए होंगे वही पास होंगे। इन सब चीजों में कोई दिक्कत, 2000 पद्धति समझ में है, 2000 पद्धति में केंद्र और प्रांत हो गए, ठीक है, सबके अलग अलग कार्य दे दिए गए। लिखित संविधान, लिखित संविधान में यानी जो भी चीजें लिखित है वो प्रत्येक राज्य और केंद्र के अपने अपने कार्य दिए गए। शक्तियों का विभाजन मैंने बता ही दिया, शक्तियों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और जो भी बची है वो अवशिष्ट सूची में है, ठीक है। उसके बाद क्या, संविधान की सर्वोच्चता, ये भी बता दें संविधान की सर्वोच्चता किस आधार पे है, ठीक है। कठोर संविधान, राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है, कब लग सकता है, जब केंद्र और राज्य सही तरीके से कार्य न कर रहे हो, इस कठोर संविधान दिखाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, सारी चीजों को चाहे जितना बड़ा खतरनाक केस हो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगा, यानी देश का सर्वोच्च न्यायालय। स्वतंत्र एकल न्यायपालिका है, ठीक है। उसके बाद द्विसदनीय व्यवस्था है, द्विसदनीय में राज्यसभा लोकसभा है। मैंने बताया कि मान लो कोई भी स्टेट के खिलाफ कभी कभी कार्य हो सकता है, कोई विधेयक आ रहा है तो लोकसभा में भले ही पास हो जाए, राज्यसभा में नहीं हो सकता, आसानी से पास नहीं हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं, समझ में आया, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझे। चलिए 2-3 चीजें और हैं जिनको हम आगे देखते, चलिए आगे देखते, ठीक है। चलिए देखते हैं, अंतिम कुछ चीजों पे हम पहुंचे हैं, निर्णय लेंगे, उनके बारे में जानकारी। आपको सब कुछ बता दें फेडरल सिस्टम है क्या, उसकी विशेषताएं बता दें। तो एक चीज बताना भूल गया था स्टार्टिंग में, वो अंतिम क्षण में हमें देखना है। देखो बच्चा, ये संघीय व्यवस्था भारत में अपनाई गई, ये कहाँ से अपनाई गई, कनाडा से, यानी जो कनाडाई मॉडल है बच्चा, उसी से क्या अपनाई गई बच्चा, संघीय व्यवस्था। यानी जो कनाडा से हमने लिया है संघीय मॉडल। ये जो संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है बच्चा, कहाँ से लिया हमने, कनाडा से लिया। कहाँ से लिया बच्चा, संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया। तो आप सभी को पता चलिए कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था ली। फेडरल सिस्टम क्या है, फिर से देखते हैं, शक्तियों का विभाजन ही वो क्या कहलाता है, फेडरल सिस्टम। जहाँ पर केंद्र प्रांत हो उसको हम क्या कह सकते हैं, फेडरल सिस्टम कह सकते हैं। फेडरल सिस्टम की खासियत मैंने बता दी, पूरी विशेषताएं बता दी, ठीक है। और इसके 2 तरीके हो सकते हैं, एक एकीकरण हो सकता है, एक विभेदीकरण हो सकता है। एकीकरण में अमेरिका का एग्जांपल है, विभेदीकरण में कनाडा का दिया है। सबसे पहला संघीय देश कौन बताया था मैंने, अमेरिका बताया था, उसके बाद कौन सा बताया, कनाडा बताया, ठीक है। और उसके बाद भारत में कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। भारत में कहाँ से लिया, कनाडा से लिया गया। कई सारी चीजें हैं, और इसके पहले ही हमने एक वीडियो बनाया था कि कहाँ से क्या क्या हमने संविधान में क्या क्या लिया, ठीक है। वो वीडियो भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में बनके तैयार है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चा 8 अप्रैल संदीप क्लासेस सुबह 6 बजे पहुंच जाना। मॉडर्न हिस्ट्री का डेमो जरूर लें, एक बार जरूर पढ़ें, ठीक है। और एक बार पढ़ें, फर्क देखें, और फिर समझ में आए तो बैचेस को ज्वाइन करें। और संदीप सर से रेगुलर बैचेस जरूर ज्वाइन करें मैथ से, ठीक है। कहाँ, नियर राजाराम हॉस्पिटल,
अवध चौराहा, ठीक है, अवध चौराहा, आलमबाग, लखनऊ। आज के लिए इतना ही, पढ़ते मुस्कुराते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।